प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्म पे हमने संसाधन भूगोल के अंतर्गत जिम्मरमैन महोदय के संसाधन वर्गीकरण का अध्ययन किया था। उसी संदर्भ में अगला जो अपना अध्ययन का बिंदु आता है, टॉपिक आता है, वो आता है नेचुरल रिसोर्सेज, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन, यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में या संसाधन भूगोल के अंतर्गत उनका किस प्रकार का वितरण पाया जाता है, उसका किस प्रकार से हम अवशोषण करते हैं या उपयोग करते हैं और एक्सप्लॉयटेशन उसका किया जा रहा है। फिर उसके बाद में आता है यूज़, क्या होते हैं, उन संसाधनों का किस प्रकार से यूज़ करना है और किस प्रकार से उनका संसाधनों का हमें संरक्षण करना है, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सबसे पहले धरातल पर हमारा जो लिथोस्फीयर पाया जाता है, स्थल मंडल पाया जाता है, उस स्थल मंडल पर पाए जाने वाले प्रत्येक भूभाग पर हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार से वातावरण, हमारी जो पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, जल मंडल पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है, जैवमंडल पाया जाता है, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो भी फिनोमिना पाए जाते हैं, इसके दृश्य पाए जाते हैं या भूदृश्य पाए जाते हैं, इसके विभिन्न प्रकार की जो दशाएं पाई जाती हैं, वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव के जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। तो संसाधन भूगोल के अंतर्गत नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही बड़ा योगदान पाया जाता है और पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र पर यह हमारा जो लिथोस्फीयर पाया जाता है, हमारा जलमंडल पाया जाता है, हमारा जैवमंडल पाया जाता है, हमारा वायुमंडल पाया जाता है, इसके प्रत्येक क्षेत्र में एवं प्रत्येक बिंदु पर और दशाओं के अंतर्गत ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उपलब्ध होते हैं। अब आता है कि ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले होता है जल होता है, हम जिस पर हम निवास करते हैं, हमारी पृथ्वी होती है, हमारा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार से उस मिट्टियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं। जलीय क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मत्स्यन की जो क्रियाएँ पाई जाती हैं या विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के जैविक जो संसाधन पाए जाते हैं उसके अंतर्गत जैसे वन पाए जाते हैं, मत्स्यन पाया जाता है। ये इस प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इन संसाधनों का कुल दशाओं का योग होता है, उसी को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन मानवता के अस्तित्व के लिए परम आवश्यक होते हैं। इसके बिना मानव का जीवन है वो किसी प्रकार से सफल नहीं होता है या जीवन का अस्तित्व नहीं पाया जाता है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये मानव अपने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उनका प्रयोग करता है, उपयोग करता है और उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएँ पाई जाती हैं या मानव के जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप पाए जाते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के जो प्रोसेस पाए जाते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के जो प्राथमिक क्रियाओं से लेकर के चतुर्थक जो क्रियाएँ पाई जाती हैं, उसमें उत्पादन की जो प्रक्रियाएँ पाई जाती हैं, कच्चा माल से लेकर के जो तैयार माल होता है या तैयार जो वस्तु होती है, उसके अंतर्गत जो भी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएँ होती हैं, उत्पादन के जो प्रोसेस पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत भी ये प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा आता है, ये समाज के लिए विभिन्न प्रकार की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। भौतिक संसाधनों या हमारे प्राकृतिक संसाधन है, वे विभिन्न प्रकार की फिजिकल जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसका भी हमें पूर्ति करते हैं। जैसे मानव के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं पाई जाती हैं, भोजन पाया जाता है, उसकी आपूर्ति प्राकृतिक संसाधन करते हैं। इसी प्रकार से उसका निवास स्थान होता है, उसके लिए स्थलमंडल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से उसके लिए जल की आवश्यकता होती है, वह जलीय संसाधन होते हैं वो करते हैं, उसकी आपूर्ति करते हैं। तो ये इसी प्रकार से दूसरी जो आवश्यकताएँ होती हैं, जिस प्रकार का जो प्राकृतिक वातावरण पाया जाता है, उसी प्राकृतिक वातावरण के अनुसार मानव के क्रियाकलाप होते हैं। जैसे हम प्राचीन समय के अपने जो मानव जाति का या मानव प्रजाति का जो इतिहास पाया जाता है, उसमें प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो नदी घाटी परियोजनाएं पाई जाती थी, उसके अंतर्गत मानव निवास हुए, या हम आदिम अवस्था के अंतर्गत मानव ने
सर्वप्रथम अपने निवास या अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न प्रकार के कंदमूल या विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों या जीव जंतुओं का उपयोग किया। फिर उसने अपनी विभिन्न प्रकार के जो आवश्यकताएं होती गई, उसके विभिन्न प्रकार के हथियार बनाना है, उसके अंतर्गत भी उसने विभिन्न प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया, लकड़ियों का उपयोग किया, वनों का उपयोग किया। इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के वर्तमान समय में भी जो विभिन्न प्रकार की आदिम प्रजातियाँ पाई जाती हैं, वे बहुत सारे जो उनकी क्रियाएँ होती हैं वो प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर करती हैं। तो सांस्कृतिक जो संसाधन होते हैं या सांस्कृतिक आवश्यकताएं होती है, उनकी भी ये प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधन होते हैं उपलब्ध हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के फिनोमेना आते हैं, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन क्या पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किसे कहा जाता है। जिस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन की अत्यधिक मात्रा में उसकी प्रधानता होती है या उपलब्धता पाई जाती है, वह उस संसाधन का उत्पादक क्षेत्र होता है, तो उसे वितरण कहा जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे हम वन्य जो संसाधन है, वन संसाधन जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वनों का विस्तार पाया जाता है, वह उसके वितरण के क्षेत्र कहलाते हैं। कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत वह विरल मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे विषुवत प्रदेशों में वन संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कोणधारी जो आर्कटिक जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत कोणधारी वनों के क्षेत्र के अंतर्गत भी प्राकृतिक वन पाए जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियों का विस्तार कम पाया जाता है। तो उन क्षेत्रों में उनका वितरण जो पाया जाता है वो कम पाया जाता है। लेकिन यदि कुछ मात्रा में भी जो विभिन्न प्रकार के जैसे मरुद्यान पाए जाते हैं और शीश पाए जाते हैं मरुस्थलीय प्रदेशों में, वहाँ पर भी कुछ प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं, पाई जाती हैं। लेकिन वे वहाँ के जो वितरण होता है, उस वितरण को या उस वहाँ की जो उपलब्धता पाई जाती है, वह उसको इंगित करता है। तो विश्व में जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, यदि वह पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध होता है, तो वह उसका वितरण क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार से जैसे हम विभिन्न प्रकार के कृषि संसाधनों के अंतर्गत या कृषि प्रकार के जो संसाधन पाए जाता है, इसमें हम अध्ययन करते हैं चावल उत्पादक प्रदेश पाए जाते हैं, या गेहूं उत्पादक प्रदेश पाए जाते हैं, या चाय उत्पादक प्रदेश पाए जाते हैं, या गन्ना उत्पादक प्रदेश पाए जाते हैं। तो इनकी भौगोलिक दशाएं, इनकी जो आवश्यकताएं पाई जाती हैं, वो सबकी अलग अलग पाई जाती हैं, और अलग अलग पाए जाने के कारण उनका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग पाया जाता है, क्योंकि वो वहाँ के प्राकृतिक वातावरण पर एवं वहाँ के भौतिक वातावरण पर ही वे निर्भर करते हैं। उन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत उसका उत्पादन होता है। इसी प्रकार से जैसे खनिज पदार्थ होते हैं या ऊर्जा के जो संसाधन पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पर पाए जाते हैं, कोयला कहाँ पर पाया जाता है, लोहा कहाँ पर पाया जाता है, मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है, ये सब उसके वितरण होते हैं जहाँ पर ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दूसरा जो अध्ययन का बिंदु आता है वो आता है प्राकृतिक संसाधनों का अवशोषण, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन किसे कहते हैं? जब हम किसी भी हमारे आवश्यकता के लिए, हमारे उपयोग के लिए हम किसी भी तकनीकी साधन के द्वारा जब उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और अवशोषण करते हैं, तो उसे एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। जब अधिक मात्रा में हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने लग जाते हैं, हम उसका अपव्यय करने लग जाते हैं और हम उसका दुरुपयोग करते हैं, तो वह एक्सप्लॉयटेशन की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। तो उस अवशोषण की जो मात्रा पाई जाती है वह अधिक हो जाती है और वो संसाधन होते हैं धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाते हैं। तो इसे प्राकृतिक संसाधनों का अवशोषण कहा जाता है। इसके बाद में तीसरा जो बिंदु आता है वो आता है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग क्या होते हैं, यूज़ क्या होते हैं। तो प्रत्येक जो प्राकृतिक संसाधन होता है धरती पर या हमारी पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं, उनके प्रत्येक के अत्यधिक मात्रा में अलग अलग उपयोग होते हैं, और उपयोग होने के कारण वह विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत उपयोगिता की अपनी वृद्धि करता है। कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे कुछ प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हम उसको वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं कर पाते हैं, लेकिन उससे बनी हुई विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, उसका हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के द्वारा उसका उत्पादन और उत्पादन की प्रक्रियाएं बना करके तकनीकी साधनों के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जा सकते हैं।
लेकिन उसके जो उपयोग होता है उसकी उपयोगिता में भी वृद्धि होती चली जाती है। तो उन संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से जो मानव उपयोग करता है वह उसकी जो भौतिक और जो उसकी सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वह उस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कहलाता है। अब इसके बाद में आता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। कंजर्वेशन हम किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का जब हम उपयोग कर लेते हैं और शोषण कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो तीसरा जो उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो संरक्षण आता है कि हम उसका कंजर्वेशन कैसे करें, हम उसका संरक्षण किस प्रकार से करेंगे। संरक्षण का तात्पर्य होता है रक्षण करना, सुरक्षा प्रदान करना। जब हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, मानव संसाधन है वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है या उसकी आवश्यकताएं हैं बढ़ती जा रही हैं, उसके विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर अपना दबाव डालते हैं, उनका अधिक उपयोग करते हैं, तो वो उनका क्षरण होता है और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाने लगते हैं। तो उसके लिए हम संरक्षण, उसका सुरक्षा हम प्रदान करें और हमारे पास जो प्रकृति प्रदत्त जो भी संसाधन पाए जाते हैं उन प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों का हमें लंबे समय तक किस प्रकार से उपयोग करना है, वही उसका उचित संरक्षण होता है। यदि हमारे पास जैसे कोयला संसाधन है, उसकी हमें आवश्यकता है, लगभग मान लिया आगे 100 साल तक हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसके लिए जो कोयले का उत्पादन है इतनी ही मात्रा में करें कि वह अगले 100 वर्षों तक वह हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध हो सके। यदि हम उसका अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो वह 10 या 20 सालों में और 50 सालों में भी समाप्त हो सकता है। इसी प्रकार से जैसे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, उन पेट्रोलियम पदार्थों का यदि हम उपयोग है सतत रूप से करना चाहते हैं, जो समाप्य संसाधन है उसका भी यदि हम सही ढंग से संरक्षण नहीं करेंगे, सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे, वह भी समाप्त हो जाता है। तो संरक्षण है वह किस प्रकार से, इसके विभिन्न प्रकार के सिद्धांत होते हैं, विभिन्न प्रकार के इसके क्षेत्र होते हैं और प्रत्येक जो प्राकृतिक संसाधन होता है उस प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण होता है वह अलग तरीके से किया जाता है। जैसे वन संसाधन है, वन संसाधनों का हम संरक्षण कैसे करेंगे, हम उसमें कम से कम उसका काटने का जो कार्य होता है या वन संसाधन होते हैं, फिर दूसरा उसमें क्रमबद्ध रूप से कटाई करेंगे, तीसरा हम जो अधिक उपयोगी जो वृक्ष होते हैं उन उपयोगी वृक्षों का हम लंबे समय तक, फिर होता है कि उसको चरणबद्ध तरीके से, फिर तीसरा आता है कि कुछ जो वनस्पतियाँ या प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं उसको तैयार होने में अत्यधिक मात्रा में समय लगता है और लंबे समय तक वो तैयार होती हैं, तो हमें उन प्राकृतिक वनस्पतियों को भी काफ़ी लंबे समय तक उसे संरक्षण प्रदान करना चाहिए या उसको काटना नहीं चाहिए। तो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं इसमें संरक्षण होता है वह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है और काफ़ी लंबे समय तक उसका हमें संरक्षण भी करना चाहिए। तो हम इन कुछ जो अपने कोर्स में जो संबंधित नेचुरल संसाधन हैं उनके संसाधनों का वितरण पढ़ेंगे, अवशोषण पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे और संरक्षणों के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। अब प्राकृतिक जो संसाधन पाए जाते हैं, उस प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसमें आपके जो कोर्स है या आपका जो सिलेबस है इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संसाधन या प्राकृतिक वनस्पति संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति संसाधन होते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा पाया जाता है, एक्सप्लोइटेशन हम किस प्रकार से, यूज़ क्या होते हैं और इसका कंजर्वेशन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो वन संसाधन क्या होते हैं, ये संसाधन भी एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ ये एक जैविक संसाधन भी पाया जाता है। प्राकृतिक जो संसाधन के अंतर्गत हम जो विभिन्न प्रकार की धरातल पर जो वनस्पतियाँ, छोटी से छोटी घास से लेकर के बड़े बड़े जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये हमारे अर्थ पर या हमारी पृथ्वी पर विषुवतीय प्रदेशों से लेकर के ध्रुवों तक विभिन्न प्रकार के जलवायु के जो क्षेत्र पाए जाते हैं या जलवायु के क्षेत्र पाए जाते हैं उनके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ या वन संसाधन होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे विषुवतीय प्रदेशों के अंतर्गत कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार, उष्ण और आर्द्र वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों के अंतर्गत मानसूनी वन पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत
पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत जहाँ पर मरुस्थलीय दशाएँ पाई जाती हैं वहाँ पर मरुद्भिद प्रकार के या उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों का विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से कुछ जहाँ पर वर्षा की कमी होती है और वहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ जो क्षेत्र होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जैसे स्टेपीज होती है और प्रेरीज होती हैं, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। इसी प्रकार से सवाना टाइप के जो सेलवास टाइप के जो वनस्पतियाँ होती हैं वहाँ पर वे वनस्पतियाँ होती हैं वो उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र होते हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे दूरों की ओर जाते हैं तो यूरोप तुल्य जलवायु के अंतर्गत अलग प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी। इसी प्रकार से चीन तुल्य जलवायु जो पाई जाती हैं वहाँ पर अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ होंगी। और शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर कोणधारी वनों का विस्तार पाया जाता है। उसमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती है अलग प्रकार की पाई जाती हैं, उनकी नेचर उनकी विशेषताएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। तो प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ या हमारे वन संसाधन पाए जाते हैं, इन वन संसाधनों को बहुत सारे जो तत्व होते हैं वो प्रभावित करते हैं। पहला जैसे आता है जलवायु। जलवायु कैसे प्रभावित करती है? उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है या शीत जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय और ठंडे मरुस्थलों के अंतर्गत और उष्ण मरुस्थलों के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। वहाँ पर काई और शैवाल पाए जाते हैं या कुछ क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ वगैरह ही पाई जाती हैं। तो इस जलवायु के अंतर्गत जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको तापमान, कितनी मात्रा में तापमान वहाँ पर पाया जाता है वह 10 डिग्री से 20 डिग्री है या 20 से 30 डिग्री है, 30 से 40 डिग्री पाया जाता है। तापमान अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करता है। दूसरा आता है सूर्य प्रकाश की मात्रा। सूर्य प्रकाश की मात्रा है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत कम पाई जाती है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के अंतर्गत प्रकाश की मात्रा और प्रकाश की जो अवधि होती है वह भी कम पाई जाती है। तो वह भी अत्यधिक मात्रा में वनों के या प्राकृतिक वनस्पति को अत्यधिक मात्रा में निर्भर करती है। उसके बाद में तीसरा जो बिंदु आता है आर्द्रता एवं वर्षा। आर्द्रता एवं वर्षा भी प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जैविक जो वन संसाधन है उसको अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करती है। जहाँ पर आर्द्रता अधिक होगी, वर्षा अधिक होगी, वहाँ पर वन समुदाय या फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं वो अधिक मात्रा में होंगे। जहाँ पर वर्षा और आर्द्रता की मात्रा कम पाई जाती है वहाँ पर कम मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ होंगी। इसके बाद में आता है वहाँ पर छाए रहने वाले बादलों के आच्छादन या उसमें किस प्रकार से बादलों का कितने लंबे समय तक वो बादल वहाँ पर छाए रहते हैं या बादलों के द्वारा वर्षा होती है, ये भी अत्यधिक मात्रा में उसको निर्भर करती है कि बादलों का आच्छादन कैसे पाया जाता है, वहाँ पर कितने लंबे समय तक वो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती है वो वहाँ पर जीवित रहती हैं। फिर इसके बाद में आता है वायु की गति। ये नेचुरल रिसोर्सेज के वायु की गति होती है। वायु की गति किस प्रकार से? उसके प्राकृतिक वनस्पतियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, उसके प्रजनन तथा उसकी जो विभिन्न प्रकार के जो प्रकीर्णन होता है उसके लिए भी ये अत्यधिक मात्रा में निर्भर करती है। तो जिन क्षेत्रों के अंतर्गत हवाएं तेज़ चलती हैं वहाँ पर वनस्पतियाँ होती हैं, उसी प्रकार की उस वातावरण के अनुसार ही वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार से जैसे वाष्पोत्सर्जन की मात्रा होती है वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में यदि धूप होती है या तापमान अधिक पाया जाता है तो उत्सर्जन की मात्रा होती है, वाष्प की मात्रा होती है वो अत्यधिक मात्रा में होगी। तो वहाँ पर भी प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं वो अत्यधिक मात्रा में प्रभावित होती हैं। इसके बाद में दूसरा जो बिंदु आता है वो आता है भू आकृति एवं उच्चावच। भू आकृति और उच्चावच कैसे प्रभावित करता है? हमारा जो स्थल मंडल पाया जाता है उस स्थल मंडल पर प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की भूभौतिक स्वरूप पाए जाते हैं। उस भूभौतिक स्वरूपों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं वे तटीय क्षेत्रों से लेकर के जो पर्वतीय जो क्षेत्र पाए जाते हैं उनके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं जो अत्यधिक मात्रा में जैसे ढाल की संरचना और ढाल की प्रवणता वह इसको प्रभावित करती है। वहाँ पर पाए जाने वाले संरचनाएं एवं उच्चावच उसको प्रभावित करते हैं। मिट्टियों का कैसा प्रारूप पाया जाता है, चट्टानें कैसी पाई जाती हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। फिर आता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसी पाई जाती है, वहाँ पर
काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं, बलुई मिट्टियाँ पाई जाती हैं या पीली मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टियाँ पाई जाती हैं, पेडोलजल पाई जाती है, पेडाल्फर पाई जाती हैं, वह भी इसको अत्यधिक मात्रा में। उसके बाद में आता है ताप एवं नमी की मात्रा भी भू आकृति को और उसके उच्चाव को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से हम ऊंचाई के अनुसार भी यदि देखते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं, ऊंचाई के अनुसार बदलती चली जाती हैं। तो वहाँ पर पाए जाने वाले जल की मात्रा, वर्षा की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा और ऊंचाई के साथ साथ तापमान की मात्रा भी इसको अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करती है। इसके बाद में उसकी सघनता कैसी पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पतियों के किस प्रकार की प्रजातियां वहाँ पर पाई जाती हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनके किस प्रकार के फैलाव पाए जाते हैं, ये भी अत्यधिक मात्रा में उसको निर्भर करते हैं कि वो भू आकृति और ऊंचा उसको किस प्रकार से। फिर आता है मिट्टी की प्रकृति। भौतिक मिट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भौतिक, जैविक तथा रासायनिक तत्व उसकी उर्वरता को निर्धारित करते हैं। तो जिन क्षेत्रों के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पतियाँ अधिक पाई जाती हैं वह मिट्टियाँ उर्वरक होती हैं या उर्वरताओं की मात्रा उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं वो उस क्षेत्र के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में अपने उपजाऊ जो अंश होते हैं उसको निर्धारित करती है। तो उसमें भौतिक, जैविक और रासायनिक तत्वों का निर्माण करती है और उर्वरता की मात्रा में वृद्धि करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है भूमिगत जल या अधोभूमिक जल। विभिन्न प्रकार के जो जलोढ़ मिट्टियों के क्षेत्र पाए जाते हैं उनके अंतर्गत काली मिट्टियों के जो क्षेत्र पाए जाते हैं या लेटेराइट मिट्टियों के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसके अंतर्गत भूमिगत जल की जो मात्रा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, वह सतह से कितना गहराई पर जल की मात्रा उपलब्ध होती है, उसी पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती है निर्भर करती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो जल की गहराई या भूमिगत जल है वो गहरा पाया जाता है, जबकि जो क्षेत्र तटीय क्षेत्र होते हैं या नदी के किनारे वाले भाग होते हैं या झीलों के किनारे वाले भाग होते हैं वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में भूमिगत जल होता है, गहरा नहीं पाया जाता है। तो अधोभूमिक जल और भूमिगत जल भी इसकी अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करता है। उसके बाद में आता है जैविक कार्य। बायोटिक कारण भी जीव जंतु होते हैं, उस जीव जंतुओं के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का प्रकीर्णन होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका विस्थापन होना। लेकिन दूसरी ओर जीव जंतु उसका अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं तो वह उसका अत्यधिक मात्रा में विनाश भी करते हैं और उस प्राकृतिक वनस्पतियों का उपयोग भी करते हैं और उससे विभिन्न प्रकार के उसके नष्टीकरण की प्रक्रियाएँ भी होती हैं। लेकिन कुछ जो जीव जंतु होते हैं उससे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं वो फलती फूलती भी हैं। तो इसके लिए उससे विभिन्न प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं वह उस प्रोसेस के अंतर्गत उसका उपयोग करता है। इसके बाद में आता है तकनीकी स्तर। तकनीकी स्तर होता है वह प्राकृतिक संसाधनों को या जो वन संसाधन होते हैं उसको अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करता है। कैसे करता है? तकनीकी लकड़ी काटने का जो काम होता है किस प्रकार से करते हैं, उसमें हम दोबारा रिफॉरेस्टेशन कैसे प्रकार से करते हैं। तो हमारे जो तकनीकी ज्ञान पाया जाता है, यदि तकनीकी ज्ञान अच्छा पाया जाता है तो हम जो हमारे प्राकृतिक वन होते हैं या प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं उसका संरक्षण हम कर सकते हैं, उसका हम सही ढंग से उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं और सही ढंग से उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसका उपयोग भी हम सही ढंग से कर सकते हैं। तो तकनीकी ज्ञान होता है या तकनीकी ज्ञान का जो स्तर होता है वह भी प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करता है। आज इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक पढ़ लेंगे।